नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के पाठ 12 एक नई शुरुआत, यानी कि पाठ का शीर्षक है एक नई शुरुआत। ये एक छोटी सी कहानी है। इस पाठ में यानी कि एक नई शुरुआत एक सर्वथा नवीन काल्पनिक वैज्ञानिक एवं अनुसंधान पर आधारित एक छोटी सी कहानी है। इसमें विज्ञान के एक प्रचलित सिद्धांत पर आधारित दो वैज्ञानिकों द्वारा मनुष्य के शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए भेजने की तकनीकी और उससे संबंधित प्रयोगों का रोमांचक ढंग से विस्मयकारी वर्णन इस कहानी में किया गया है। एक नई शुरुआत। इस कहानी के लेखक हैं जाकिर अली, जिन्हें रजनीश कहा जाता है। इनका जन्म सन 1975 में हुआ था। यहाँ इस पाठ में एक ऐसे यंत्र की ऐसी यंत्र कह सकते हैं या एक ऐसी तकनीकी का वर्णन किया गया है जिसमें किसी व्यक्ति के शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सके, यानी कि शरीर को उसके मूल तत्वों में तोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। इस पाठ के दो प्रमुख पात्र हैं प्रोफेसर रामेश और उनके सहायक प्रोफेसर माधवन। प्रोफेसर रामेश होता यह है कि प्रोफेसर रामेश जो है उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, जिस ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम है मानव प्रक्षेपण यंत्र। वो इस प्रयोग पर काफ़ी वर्षों से कार्य कर रहे थे। एक दिन उनकी मुलाकात प्रोफेसर माधवन से होती है और फिर दोनों मिलकर इस मानव प्रक्षेपण यंत्र पर कार्य करने लगते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि स्वयं प्रोफेसर रामेश इस मानव प्रक्षेपण यंत्र के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुद को भेजना चाहते हैं। इसमें उनके सहायक प्रोफेसर माधवन उनका सहयोग करते हैं। ये कहानी इसी पर निर्भर है। तो चलिए शुरू करते हैं ये छोटी सी एक कहानी। प्रोफेसर रामेश और उनके सहायक माधवन के जीवन के वो अद्भुत क्षण थे। उनके जीवन में आज वह होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं बल्कि अविश्वसनीय भी था, जिस पर विश्वास करना असंभव था, यानी कि वह कार्य असंभव सा जान प्रतीत होता था। मानवता के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण संपन्न होने जा रहा था। मैंने आपको बताया है मानव प्रक्षेपण यंत्र, मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का यंत्र। आज उसका प्रयोग संपन्न होने जा रहा है। दो अति शक्तिशाली कंप्यूटरों और द्रव्य विश्लेषण यंत्रों द्वारा निर्मित यह मानव प्रक्षेपण यंत्र दो खंडों में विभाजित था, जो कि उसी यंत्र का एक भाग प्रोफेसर रामेश की प्रयोगशाला में था और दूसरा भाग उस ही मानव प्रक्षेपण यंत्र का दूसरा भाग तकरीबन उस प्रयोगशाला से 500 मीटर दूर प्रोफेसर माधवन के घर पर लगा हुआ था। प्रोफेसर रामेश ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद गर्व से स्क्रीन की ओर देखा और उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा से दमक रहा था। उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की उनके चेहरे पर चमक थी, क्योंकि वह विश्व के इतिहास में एक ऐसा कार्य करने जा रहे थे जो कि असंभव था, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनुष्य को भेजना जो कि असंभव सा जान प्रतीत होता है, वह इस काम को अंजाम देने वाले थे। इस प्रयोग की सफलता की चमक उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वह काफी प्रसन्न थे। कुछ ही पलों में कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दिया। प्रोफेसर रामेश ने अपने सहयोगी माधवन को फोन करके अलर्ट किया कि मैं प्रयोग शुरू करने वाला हूं और तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। और धड़कते दिल के साथ कंप्यूटर चालित चैम्बर में प्रविष्ट हो गए। कंप्यूटर चालित चैम्बर जहां शरीर को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जाना था, यानी कि जैसा कि आपने सुना है आज हम मोबाइल पर इंटरनेट यूज करके वीडियो भी देखते हैं, ऑडियो भी देखते हैं, पिक्चर्स भी आती हैं। ऐसे ही
हमारे घर में टीवी पर हम देखते हैं, टीवी पर ये कैसे आ पाता है, टीवी पर ये चलचित्र कैसे आते हैं। तो टीवी का जो एक मेन जहां से संचालित इनको किया जाता है, वो इस चीजों को उनके मूल तत्वों में तोड़ते हैं और तरंगों के माध्यम से टीवी सेटअप तक भेजते हैं और फिर टीवी सेटअप आपको टीवी पर दिखाता है। इसी एक तकनीकी के आधार पर इसका प्रयोग मानव प्रक्षेपण यंत्र का प्रयोग किया जाना था। वहीं प्रोफेसर माधवन, अब जैसा कि उनको कमांड मिल चुकी थी, उनको प्रोफेसर रामेश ने सचेत कर दिया था, तो प्रोफेसर माधवन कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए थे। प्रोफेसर का शरीर अपने मूल तत्वों में विभक्त होना प्रारंभ हो गया था, यानी कि प्रोसेस चालू हो चुकी थी। प्रोफेसर रामेश उस कंप्यूटर चालित मशीन में प्रविष्ट कर चुके थे और उनका शरीर मूल तत्वों में बंटना, विभाजित होना शुरू हो चुका था। अब बस कुछ ही क्षणों की बात थी, लेकिन इस समय माधवन को एक एक क्षण एक साल के बराबर लग रहा था। और इसी अंतराल के बीच सहसा उसके दिमाग में एक घटना कौंध गई, जब वह प्रोफेसर रामेश से पहली बार मिला था। इसी दौरान जब वह कंप्यूटर पर अपनी आंखें गड़ाए प्रोफेसर रामेश के शरीर को मूल तत्वों में टूटता हुआ देख रहा था, उसके दिमाग में सहसा अचानक कुछ ख्याल उत्पन्न हुए और उन ख्यालों में वो ख्याल थे प्रोफेसर रामेश से उसकी पहली मुलाकात। यानी कि प्रोफेसर रामेश की और प्रोफेसर माधवन की पहली मुलाकात कैसी थी, वो उसके दिमाग में वो विचार चलने लगे थे। तो वो मुलाकात कैसी थी उसका वर्णन आगे किया गया है। वह एक ऐसा ही दिन था जब प्रोफेसर रामेश की जिगरी दोस्त आनंद मेहता के सिफारिशी पत्र लेकर पहली बार उसकी लैब में पहुंचा। यानी कि प्रोफेसर रामेश के एक मित्र थे जिनका नाम था आनंद मेहता। आनंद मेहता की सिफारिश पर प्रोफेसर माधवन प्रोफेसर रामेश से मिलने पहुंचे उनकी प्रयोगशाला में। उस समय वे अपने कंप्यूटर पर उस समय प्रोफेसर रामेश अपने कंप्यूटर पर झुके हुए काम कर रहे थे। माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामेश ने सहर्ष बहुत ही आसानी से उन्हें अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान कर दी। सहसा या उनकी सहमति के साथ तुरंत सहमति उन्होंने दे दी कि तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो प्रोफेसर माधवन सिफारिश लेके आए थे, तो वो लेके आए थे प्रोफेसर रामेश के जिगरी दोस्त आनंद मेहता की सिफारिश पर। इस वजह से उन्हें काम करने की अनुमति दे दी गई। माधवन ने एक नज़र प्रोफेसर के कंप्यूटर पर डाली। जब उसे कुछ समझ न आया तो उसने प्रोफेसर रामेश से पूछ ही लिया, सर, आनंद सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। प्रोफेसर रामेश ने माधवन के चेहरे की ओर देखा, जैसे वे यकीन कर लेना चाहते हों कि माधवन को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बातें बताना उचित है या नहीं। इसलिए उन्होंने उनको पहले परखना ही उचित समझा। परखने के लिए प्रोफेसर रामेश ने प्रोफेसर माधवन की आंखों में देखा और उन्हें ऊपर से नीचे देखा और फिर संतुष्टि कर लेना ही उचित समझा कि मैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि प्रोफेसर रामेश अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की बातें क्या प्रोफेसर माधवन से शेयर कर सकते हैं। जब उन्हें संतुष्टि हो गई, फिर उन्होंने मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बताना शुरू किया। उन्होंने एक लंबी सांस ली। प्रोफेसर रामेश ने एक बहुत लंबी सांस ली और फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि उनका मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बताने लगे। प्रोफेसर की बातें सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। आश्चर्य से खुला रह जाना भी इसलिए संभव था क्योंकि माधवन के लिए यह कार्य असंभव सा जान पड़ता था।
उसने माधवन ने पहला ऐसे कभी न सुना था और न ही सोचा था। आखिर जब और माधवन जब काफी हक्का बक्का रह गया, यह वह आश्चर्य से प्रोफेसर रामिस को देख रहा था और उसका मुंह खुला रह गया। आखिर जब उससे रहा न गया तो माधवन ने प्रोफेसर से पूछ ही लिया कि सर, क्या ऐसा वास्तव में संभव है? क्या ऐसा संभव हो सकता है कि एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है? फिर प्रोफेसर रामिस ने उसका जवाब दिया और कहा, प्रोफेसर रामिस ने माधवन की ओर देखा जैसे कोई 10 साल का बच्चा हो, वह अपनी जिज्ञासा समाप्त करने के लिए, अपनी जिज्ञासा के लिए जिज्ञासा से सवाल पूछ रहा हो। फिर उन्होंने, प्रोफेसर रामिस ने जवाब दिया कि क्यों नहीं भेजा जा सकता, कदाचित ऐसा संभव है, बिल्कुल भेजा जा सकता है। कहते हुए प्रोफेसर रामिस एक क्षण के लिए रुके, पर माधवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होने पर वे रुके नहीं। वे निरंतर मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बताते रहे। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहने लगे, अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इस जगत में कोई भी वस्तु है, चाहे वो निर्जीव है या सजीव है, हर वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनी हुई होती है। और अणु जो हैं वो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और परमाणु में मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि उसे एक संरचना प्रदान करते हैं। तब माधवन ने कहा कि हाँ, ये तो बहुत सामान्य सी बातें हैं, मैं इन्हें जानता हूं। ये कहकर माधवन ने प्रोफेसर रामिस की बातों का समर्थन किया और कहते हैं, फिर प्रोफेसर रामिस कहते हैं, यदि हमें किसी वस्तु की संरचना को समझना हो तो हम क्या करेंगे? हम उस वस्तु के अणुओं, परमाणुओं का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर ने अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया, यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी मशीन के अंदर के कलपुर्जों की बनावट और उसके कार्य करने की विधि माधवन जो है मूर्तिवत प्रोफेसर रामिस की बात सुन रहे थे। माधवन प्रोफेसर रामिस की बताई हुई बातों को एक मूर्ति की तरह खड़े होकर सुन रहे थे, यानी कि प्रोफेसर माधवन की ओर से किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि प्रोफेसर रामिस के लिए यह आश्चर्यजनक बात थी, जो कि एक असंभव सी जान प्रतीत पड़ती थी। प्रोफेसर का वक्तव्य जारी रहा। प्रोफेसर रामिस ने अपनी बात जारी रखी और कहा, यह तो रही बनावट की बात, अब आती है किसी वस्तु को तरंगों के माध्यम से कहीं भेजने की बात। तुम्हें तो मालूम है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जैसा कि हम जानते हैं, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, बस ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सकता है। ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक जगह से, एक शेप से दूसरी शेप में भेजा जा सकता है या उसका रूप को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसा कि आप पंखे देखते हैं, फैन को देखते हैं, तो फैन में क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज होती है? जो विद्युत ऊर्जा है वह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इन्हीं चीजों का उदाहरण देते हुए प्रोफेसर रामिस ने कहा कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, हाँ, उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है, उसके स्वरूप को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। पंखा, फैन क्या है? फैन विद्युत ऊर्जा से चलता है और फिर विद्युत ऊर्जा उस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, तभी पंखे की पंखुड़ियां घूमती हैं, वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। और फिर कहते हैं कि आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ऊर्जा का स्वरूप बदल दिया जाता है। अब हम आणविक ऊर्जा का उदाहरण के रूप में लेते हैं। फिर आणविक ऊर्जा का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आणविक ऊर्जा जो है वह यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर को काम में
लाया जाता है, यानी कि परमाणु रिएक्टर से यूरियम और थोरियम के तत्वों को तोड़कर उससे ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। और फिर कहते हैं इससे हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है, और अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है, किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभाजित किया जा सकता है, तो उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उस तत्व को दोबारा से उसके मूल रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। ये सब प्रोफेसर रामिस माधवन को बता रहे थे, और इन्हीं उदाहरणों से बताना चाहते थे कि एक मानव शरीर को उसके मूल तत्वों में तोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरंगों के माध्यम से भेजा जा सकता है, और उन टूटे हुए मूल तत्वों को दोबारा से जोड़कर उसके मूल शरीर को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। फिर प्रोफेसर माधवन ने सहमति देते हुए कहा कि हाँ, यह तो है, यह तो होता है, यह एक सामान्य सी बात है, यह हमने कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं में 11वीं में 12वीं में पढ़ा है, और ये सब हम जानते हैं। फिर प्रोफेसर रामिस ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना में काफी अंतर होता है। यानी कि उन्होंने कहा कि एक सजीव और निर्जीव प्राणी की संरचना में काफी अंतर होता है। उन्होंने सजीव निर्जीव की संरचना का अंतर बताते हुए कहा और कहते हैं कि लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती हैं, किसी निर्जीव वस्तु के बारे में लागू होती हैं, वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती हैं। यानी कि किसी निर्जीव वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार किसी सजीव व्यक्ति को उसके मूल तत्वों में तोड़कर तरंगों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, और यंत्रों के माध्यम से उस टूटे हुए मूल तत्वों को दोबारा से उसके शरीर के या उसके मूल स्वरूप में वापस प्राप्त किया जा सकता है। और फिर डॉक्टर प्रोफेसर रामिस कहते हैं कि अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त और वापस उन तत्वों को जोड़कर उसे मूल स्वरूप में प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन यह प्रक्रिया पहली प्रक्रिया से, यानी कि सजीवों में की जाने वाली प्रक्रिया, सजीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की जो प्रक्रिया है, वह निर्जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया की अपेक्षा ज्यादा जटिल है, ज्यादा कठिन है, और उसमें मेहनत बहुत लगती है। कहते हुए प्रोफेसर रामिस ने एक लंबी सांस ली। ये सब कहते हुए प्रोफेसर रामिस ने एक लंबी सांस ली। प्रोफेसर रामिस की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में आ गया। सम्मोहन की अवस्था का तात्पर्य है वह आश्चर्यचकित होकर उनकी बातों में इतने तल्लीन होकर वो उनकी बातों को सुन रहे थे कि उनकी बातों में खो गए, उन्हें होश न रहा, उन्हें प्रोफेसर माधवन को होश न रहा। वो उनकी बातों को बहुत ही तल्लीनता से सुन रहे थे। एक क्षण के लिए वह कुछ सोच ही न पाया कि प्रोफेसर के इस लेक्चर को सुनने के बाद वह प्रसन्नता व्यक्त करे या शंका। बात प्रसन्नता की भी थी और बात शंका की भी थी। प्रसन्नता इस बात की थी कि अगर मानव प्रक्षेपण यंत्र पर किया जाने वाला प्रयोग सफल हो जाता है तो यह विश्व की सबसे बड़ी ख्याति देने वाला एक प्रयोग होगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रयोग जो कि पूरी विश्व को, पूरे जगत को एक नई उन्नति के मार्ग पर लेके जाएगा, एक नया प्रयोग देगा। और शंका इस बात की थी कि क्या मानव प्रक्षेपण यंत्र के द्वारा वास्तव में किसी मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है? ऐसा क्या संभव हो सकता है और नहीं भी हो सकता है? तो प्रोफेसर माधवन को शंका भी थी, शंका भी वो कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था, माधवन को ये समझ नहीं आ रहा था वो करें क्या।
प्रसन्नता व्यक्त करें या फिर शंका, दोनों की कसम में वो शांत रहे, खड़े सुनते रहे। लेकिन अगले ही क्षण उनके दिमाग में एक सवाल कौंधा और वह बोले बिना ना रह सका। और ये सब बातें उनकी चल रही थी प्रोफेसर माधवन के मस्तिष्क में, और वह उनके मस्तिष्क में एक सवाल ने जन्म लिया, और सवाल पूछे बिना माधवन रह न सके। उनका सवाल क्या था? उन्होंने कहा, प्रोफेसर माधवन ने प्रोफेसर रामिस से कहा कि सर, माना कि यह सारी प्रक्रिया संभव है, माना कि मानव प्रक्षेपण यंत्र का प्रयोग संभव है, माना कि किसी व्यक्ति को, किसी जीवित प्राणी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया संभव है, पर इससे यह कैसे सिद्ध होगा कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। प्रोफेसर माधवन ने प्रोफेसर रामिस से कहा कि सर, मान लेते हैं यह प्रक्रिया संभव है, पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम बिना किसी साधन के व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दें? तो प्रोफेसर रामिस इसका उत्तर देते हैं। माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर रामिस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। वे बोले, मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी जीवित प्राणी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं? मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं, प्रोफेसर रामिस ने कहा कि मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान यानी कि टीवी सेट को प्राप्त कर सकते हैं। यानी उन्होंने उदाहरण दिया। उदाहरण किसका था? टीवी का था। और जब प्रोफेसर माधवन ने ये बात कही कि क्या बिना साधन के किसी प्राणी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, तो प्रोफेसर रामिस ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि किसी साधन का प्रयोग नहीं करना है, साधन का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। और फिर कहते हैं, प्रोफेसर रामिस कहते हैं कि जिस प्रकार फिल्म को यानी कि चलचित्र को, जो आजकल आप जो पिक्चर देखते हैं टीवी पर या मोबाइल पर, जो पिक्चरें आपको दिखाई जाती हैं, चाहे वो चलचित्र हो या फिर कोई वीडियो हो, इमेज हो या फिर ऑडियो हो, उसके बारे में कहते हैं कि जिस प्रकार किसी फिल्म को एक खास तरंगों में परिवर्तित करके उसे एक स्थान से अर्थात टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान यानी कि टीवी सेट पर प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने टीवी का उदाहरण देते हुए कहा, टीवी में क्या होता है? यही होता है। टीवी में क्या किया जाता है? टीवी में जो आपका चलचित्र होता है उसे विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित किया जाता है और टीवी स्टेशन से विशेष तरंगों के माध्यम से टीवी सेट तक भेजा जाता है और टीवी सेट उसे टीवी पर दिखाता है। तो इसी का उदाहरण देते हुए कहा, उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु को अथवा किसी व्यक्ति को पहले उसके मूल तत्वों में विभाजित करेंगे, फिर उन मूल तत्वों को एक विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेंगे। ये जो साधन है, जैसे टीवी पर आ रहे चित्रों को भेजने के लिए टीवी सेट का, टीवी स्टेशन का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार मानव को यानी कि जीवित व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए टीवी सेट या फिर टीवी स्टेशन जैसे उपकरणों के माध्यम से किसी एक व्यक्ति को, जीवित व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसके मूल तत्वों में तोड़कर विशेष तरंगों के माध्यम से भेजा जा सकता है। और कहते हैं, और जब किसी व्यक्ति के मूल तत्व को, जब किसी व्यक्ति के शरीर को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जाएगा, उसको विशेष उपकरणों के माध्यम से तरंगों में परिवर्तित किया जाएगा, फिर उन तरंगों को एक विशेष उपकरण तक भेजा जाएगा। वो उपकरण जहां तक ये तरंगें पहुंचेंगी,
जिसमें ये तरंगें पहुंचेंगी, वह उपकरण इन मूल तत्वों को दोबारा से जोड़ेगा और फिर उस व्यक्ति का मूल स्वरूप वापस हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर कहते हैं, उन्होंने इस चीज का ये बात प्रोफेसर माधवन को बताई थी। ये सभी बातें उसके दिमाग में, ये सभी बातें प्रोफेसर माधवन के दिमाग में चल रही थी, जो कि उनकी पहली मुलाकात की, ये अभी तक की हमने देखा कि उनकी पहली मुलाकात कैसी हुई थी। पहली मुलाकात में प्रोफेसर रामिस ने माधवन को मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में क्या क्या बताया। ये सभी बातें अभी तक प्रोफेसर माधवन के दिमाग में चल रही थी और तभी अचानक माधवन की तंद्रा भंग हुई, यानी कि उसके दिमाग जो सोच रहा था वहां से एक अचानक से उसका ध्यान टूटा। कारण था टूटने का, उसका ध्यान टूटने का कारण था कि मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स में उठने वाला धुआं, यानी कि जहां तरंगों को दोबारा से जोड़ने का कार्य किया जाना था, जो यंत्र माधवन के घर पर लगा था, उसकी पावर सप्लाई में अचानक से धुआं उठा और उसकी तंद्रा भंग हो गई, उसका ध्यान टूट गया। यह देखकर माधवन हक्का बक्का रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। उसने मॉनिटर पर एक उड़ती सी नजर डाली। प्रोफेसर रामिस का शरीर तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल दिया। प्रक्षेपण यंत्र का रिसीवर एक सेंड करने वाला उपकरण होता है। दो उपकरण होंगे, एक सेंड करने वाला उपकरण होगा, एक होगा रिसीवर, यानी कि जो रिसीव करेगा। अब जो सेंड करने वाला जो यंत्र है, उसमें जो उनका जहां यंत्र का सेटअप था, प्रोफेसर रामिस के प्रयोगशाला में उस यंत्र का सेटअप बना हुआ था। उसमें उन्होंने एंट्री करने के बाद प्रोफेसर रामिस का शरीर उन मूल तत्वों में टूटा। टूटने के बाद वह तरंगों, जो उनका जो मूल शरीर था, वह अब तक मूल तत्वों में टूट चुका था और तरंगों में परिवर्तित हो चुका था, तरंगों में परिवर्तित हो चुका था। और प्रोफेसर माधवन ये होती हुई ये घटना अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे थे और वह देख रहे थे कि प्रोफेसर रामिस का शरीर, जो कि तरंगों में परिवर्तित हो चुका है, वह मानव प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल पड़ा था। वह रिसीवर जो माधवन के कमरे में लगा था। लेकिन अचानक से यह दुर्घटना हो गई कि पावर सप्लाई में धुआं निकलने लगा। माधवन का शरीर पसीने से नहा उठा। माधवन का शरीर यह देखकर पसीने से नहा उठा। माधवन पसीना पसीना हो गए। इससे पहले कि वह कुछ करता, इससे पहले कि प्रोफेसर माधवन कुछ करते, कमरे की पावर सप्लाई अपने आप स्वतः बंद हो गई। माधवन के हाथ पैर फूल गए। हाथ पैर फूल जाना इसका तात्पर्य है बहुत घबरा जाना। माधवन यह देखकर, पावर सप्लाई को ऑफ हुई, यह देखकर माधवन के हाथ पैर फूल गए, यानी कि वह बहुत घबरा गए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। वह माधवन एकदम से बहुत ज्यादा घबरा गए और घबराहट में उन्हें यह सूझ नहीं रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। उस समय सिर्फ यंत्र की रडार प्रणाली और उससे जुड़ा कंप्यूटर ही काम कर रहा था। मानव प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिस का तरंग रूप में परिवर्तित शरीर मानव प्रक्षेपण यंत्र की रिसीविंग प्रणाली के नियंत्रण से बाहर जा चुका था। यानी कि प्रोफेसर रामिस का शरीर, जो कि तरंग रूप में परिवर्तित हो चुका था, वह रिसीवर खराब होने के कारण वह अब वहां से निकलता जा रहा था और उनका शरीर, उसका तरंग स्वरूप में प्रोफेसर रामिस का शरीर वहां से
बाहर निकलता जा रहा था। प्रोफेसर माधवन यह सब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे थे। मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई यानी कि रिसीवर मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई ठप हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिस का तरंग रूप अपनी गति को खो बैठा। जैसा कि प्रयोग के आधार पर प्रोफेसर रामिस का शरीर तरंग रूप में परिवर्तित होकर रिसीवर तक जाना था, जो कि अब वह रिसीवर तक नहीं जा रहा था। उसने अपनी गति बदल दी थी, वह अपना रास्ता भटक चुका था। यह हुआ था पावर सप्लाई के बंद होने के कारण। और प्रोफेसर रामिस का तरंग स्वरूप शरीर वह हवा के बहाव के साथ ही प्रयोगशाला के पीछे बहने वाले नाले की ओर चला गया। यानी कि प्रोफेसर रामिस का शरीर, जो कि मूल तत्वों में विभक्त हुआ था, विभक्त होने के बाद तरंग रूप में परिवर्तित हुआ था। अब वो तरंगें प्रोफेसर माधवन के कमरे में लगे हुए रिसीवर तक जाना था, लेकिन पावर सप्लाई में आई खराबी के कारण वह रिसीवर तक नहीं पहुंचा और उसने रास्ता बदल दिया। प्रोफेसर रामिस का शरीर, जो कि तरंग रूप में था, उसका रास्ता बदल चुका था। अब वह प्रोफेसर की जो प्रयोगशाला थी उसके पीछे एक नाला था, एक गंदा नाला था, उसकी तरफ वह प्रस्थान कर चुका था। प्रोफेसर यानी कि प्रोफेसर रामिस का तरंग रूप में परिवर्तित शरीर अब रिसीवर में न जाकर प्रयोगशाला के बाहर, मतलब खुले माहौल में बाहर जा रहा था। अब ऐसा होता है जब प्रोफेसर रामिस का शरीर बाहर चला जाता है, मशीन रिसीवर जो है माधवन के यहाँ लगा हुआ रिसीवर खराब हो चुका है। अब ये बहुत विकट समस्या खड़ी हो जाती है। प्रोफेसर रामिस का शरीर तो मूल तत्वों में विभक्त हो चुका है, तरंगों में परिवर्तित हो चुका है। तो क्या प्रोफेसर रामिस का शरीर, जो कि तरंग स्वरूप में परिवर्तित हो चुका है, क्या दोबारा वह अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर सकेगा? क्या जो यंत्र माधवन के कमरे में जो यंत्र लगा है, क्या वह दोबारा से काम करना शुरू कर देगा? क्या उसके ठीक होते ही माधवन अपना पुनः शरीर रूप प्राप्त कर लेंगे? ऐसा क्या होता है आगे, इस घटना में क्या होता है, इस आगे की कहानी को हम वीडियो के अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रोफेसर रामिस के साथ क्या हुआ। क्या वह हमेशा हमेशा के लिए तरंग रूप में परिवर्तित रह गए, या हमेशा हमेशा के लिए वह मूल तत्वों में टूटे हुए रह गए? क्या वो दोबारा से प्रोफेसर रामिस अपने मूल स्वरूप में, यानी कि वो अपने शरीर को दोबारा से प्राप्त कर सकेंगे? ये सब जानने के लिए मैं आपको वीडियो के अगले लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।